बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज हम रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तकरीबन ये वो चैप्टर है जिससे आपके सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। ठीक है, इस चैप्टर का जो है पहला लॉन्ग क्वेश्चन कूलम्स लॉ पे आ सकता है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस पे आ सकता है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आ सकता है, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गॉस लॉ पे आ सकता है, पांचवा लॉन्ग क्वेश्चन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे आ सकता है। इसी तरह सिक्स्थ लॉन्ग क्वेश्चन कैपेसिटर, कैपेसिटेंस एंड उसकी कम्बिनेशन पे आ सकता है, और सातवां लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कैपेसिटर पोलराइजेशन, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम पे आ सकता है। तो ये आपके इस चैप्टर से तकरीबन जो है वो 7 लॉन्ग क्वेश्चंस इस चैप्टर से पॉसिबल है, और ये चैप्टर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट प्रॉबेबली जो है इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका कमिंग बोर्ड एग्ज़ाम में भी मौजूद होगा। तो ये जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसके हेडिंग्स नोट डाउन कर लें। सबसे पहले कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी रिक्वायरमेंट्स या कंडीशंस, उसके फैक्टर्स, फिर ग्राफ्स, फिर जो कूलम्स लॉ में कांस्टेंट यूज़ हुआ है के, उस पे बात करेंगे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पे बात करेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे बात करेंगे, फिर रिलेटिव परमिटिविटी पे, फिर फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन मीडियम और इनके दरमियान रिलेशन, और आखिर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हेडिंग आएगा कूलम्स लॉ का। उसमें आप कह दें कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विच इज़ प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ आर। ठीक है, तो ये तो आप जनरली, फिर स्टेटमेंट जो है वो आप सबको क्लियर है कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आपके साथ है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, और ये इसका स्केलर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म इसका होगा K Q1 Q2 बाय आर स्क्वेयर, और साथ में आर यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा। रिक्वायरमेंट्स जो है इसकी स्टूडेंट्स आपके साथ दो है कि पॉइंट चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक होने चाहिए और चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स जो हैं स्टूडेंट्स, कूलम फोर्स जो है ये पहला डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे, फर्स्ट वन। ठीक है, सेकंड ये डिपेंड करता है सेपरेशन पर, और थर्ड ये डिपेंड करता है मीडियम पर। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, सेपरेशन और मीडियम। यहाँ पे ग्राफ्स भी बना लेते हैं कि आपके साथ इस फोर्स का प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ क्या रिलेशन है, इस फोर्स का सेपरेशन के साथ, इस फोर्स का सेपरेशन के स्क्वायर के साथ, और इस फोर्स का 1 बाय आर स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के साथ स्ट्रेट लाइन है, सेपरेशन के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी लेकिन उसकी स्टीपनेस ज़्यादा होगी, आर स्क्वायर के साथ सिंपल इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी, और 1 बाय आर स्क्वायर के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी। तो ये इसके क्या हो गए, ग्राफ्स हो गए। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म भी हो गया, कंडीशंस, फैक्टर्स भी हो गए। अब कांस्टेंट पे बात करते हैं। तो ये जो आपके साथ के कांस्टेंट है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अ मीडियम प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम प्रॉपर्टी। ठीक है, वो कैसे मीडियम प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, के का फॉर्मूला है
1/4πε, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन है जिसको परमिटिविटी कहते हैं, ये एक मीडियम प्रॉपर्टी है और ये मीडियम टू मीडियम चेंज होती है, तो इसीलिए के की वैल्यू भी चेंज होती है। तो के के बारे में स्टूडेंट्स आप याद रखें कि के वैक्यूम जो है ये 1/4πε0 होता है और इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है। और इसका यूनिट अगर हम देखेंगे फार्मूला के ज़रिए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, वैक्यूम अगर नहीं होगा, कोई दूसरा मीडियम होगा, तो फिर इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹ से कम होगी। मतलब दूसरे मीडियम में आपके साथ वैल्यू के वैक्यूम से कम होगी। वो इसलिए होगी क्योंकि दूसरे मीडियम का जो एप्सिलॉन होता है वो वैक्यूम से ज़्यादा होता है, जिस पे अब हम बात करेंगे। तो बहरहाल ये तो बात हो गई कांस्टेंट की। अब इसके बाद हम बात करते हैं परमिटिविटी की। परमिटिविटी की क्या डिफिनीशन है, इसको हम डिफ़ाइन करते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ opposition to the creation of electric field। हर मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रिएशन को अपोज करता है और जब ये अपोज करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम जो है क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं। अच्छा, अब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो है वो है 8.85 × 10⁻⁻11, ठीक है। और इसका यूनिट होगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होगी स्टूडेंट्स, वो फिर वैक्यूम की परमिटिविटी से आपके साथ ज़्यादा होगी। तो वो जो आपके साथ होगी वो वैक्यूम की परमिटिविटी से ज़्यादा होगी, मतलब मीडियम ज़्यादा अपोज करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वैक्यूम में सबसे स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है, जबकि मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वो वीक हो जाती है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, उसे भी आप समझ लें। लेट्स सपोज ये वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वैक्यूम से पास हो रही है। और लेट्स सपोज इसकी वैल्यू 10 है। अगर दरमियान में कोई मीडियम आ जाएगा तो मीडियम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोलराइज हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगी, दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब मीडियम पोलराइज होगा तो मीडियम के अंदर भी एक फील्ड बन जाएगी जो उस एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट होगी और इसीलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाती है और इस प्रोसेस को पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, बहरहाल ये हमारे साथ क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी हो गई, परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी हो गई। अब हम एक चीज़ डिफ़ाइन करने लगे हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ से परमिटिविटी ऑफ मीडियम का फार्मूला आता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में स्टूडेंट्स आप ये याद रखें कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 हो सकती है अगर हम वैक्यूम को ऐसा मीडियम यूज़ करें। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है अगर हम किसी इंसुलेटर को यूज़ करें और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है अगर हम किसी कंडक्टर को यूज़ करें, ठीक है। तो ये 3 बातें भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपके साथ क्या हो गई, रिलेटिव परमिटिविटी। अब कूलम फोर्स इन वैक्यूम, उसका फार्मूला कैसे बनेगा, उसका फार्मूला होगा F वैक्यूम इज़ इक्वल टू 1/4πε वैक्यूम Q1 Q2 बाई r²। कूलम फोर्स इन मीडियम का क्या फार्मूला होगा, वो आपके साथ होगा 1/4πε मीडियम Q1 Q2 बाई r²। और एप्सिलॉन मीडियम की जगह आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो F मीडियम का फार्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। और स्टूडेंट्स
ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये एफ़ वैक्यूम की वैल्यू है, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, एफ़ मीडियम इज़ इक्वल टू एफ़ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। और यहाँ से एप्सिलॉन आर का एक जो है डिफिनीशन क्या होगी, एफ़ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ़ मीडियम। ठीक है, तो ये आपके साथ कूलम फोर्स एंड वैक्यूम और मीडियम भी हो गया। और फिर आपके साथ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, पहली बात, कूलम फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, ये एक्शन और रिएक्शन है। Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 Q1 पे फोर्स अप्लाई करेगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग ये वैक्यूम में होता है, मीडियम में ये वीक हो जाता है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपने इस फोर्स की डायरेक्शन का आइडिया लेना है तो इस फोर्स का साइन आपके लिए हेल्प कर सकता है। तो अगर इस फोर्स का साइन पॉजिटिव हो तो रिपल्शन शो होती है, अगर इस फोर्स का साइन नेगेटिव हो तो फिर अट्रैक्शन शो होती है। तो ये स्टूडेंट्स आपका था लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये आपके साथ एक 3D रीजन है और उस 3D रीजन में क्या होता है, अ चार्ज कैन इन्फ्लुएंस अदर चार्जेस। एक चार्ज क्या करेगा, वो बाकी चार्जेस को इन्फ्लुएंस करेगा। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को फिज़िक्स में कैसे स्टडी किया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के ज़रिए स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर कूलम होगा। टेस्ट चार्ज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, टेस्ट चार्ज को हम डिफ़ाइन करते हैं वेरी स्मॉल या अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। ठीक है, तो अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज होता है और बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। मैथमेटिकल फॉर्म तो हमने शो कर दिया है। इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर आपने इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ फाइंड करना है तो ये फार्मूला यूज़ करें, और अगर इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इंटेंसिटी की भी आपके साथ डायरेक्शन होगी। इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, उसका फार्मूला है स्टूडेंट्स KQ/R²। ठीक है, और अगर ये वैक्यूम के लिए लिखेंगे तो आपके साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² होगा, और अगर मीडियम में लिखेंगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q/R² होगा। ठीक है, और अगर दोनों का रिलेशन लिखेंगे तो आपके साथ E मीडियम जो है वो आपके साथ E वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R के इक्वल होगा। ठीक है, फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी। जैसे ये फील्ड जो अभी हमने फार्मूला लिखा KQ/R², ये वेरिएबल फील्ड है। ठीक है, क्योंकि ये सेपरेशन डिपेंडेंट है। लेकिन गॉस लॉ के एप्लीकेशन से सिंगल शीट की इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और डबल शीट की इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो दो फील्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये यूनिफॉर्म फील्ड्स हैं। तो फील्ड्स वेरिएबल भी हो सकती है और यूनिफॉर्म भी हो सकती है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये, इसके लिए याद रखें, ये सपोज्ड लाइंस हैं और ये इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये हम सिर्फ फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, फील्ड को समझने के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ रियलिटी में ये लाइंस नहीं होती। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि रियलिटी में फील्ड तो होता है लेकिन फील्ड लाइंस नहीं होती। तो आपके साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं और ये जो है रियल कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है। लाइंस इमेजिनरी है लेकिन जिस चीज़ को ये एक्सप्लेन करती है वो रियल कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, जबकि ये इमेजिनरी लाइंस हैं तो फिर हमें इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये है कि ये वेक्टर लाइंस हैं। आपको
मैग्नीट्यूड की भी इंफॉर्मेशन होगी इन लाइंस से और डायरेक्शन की भी इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर इन लाइंस की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है तो मतलब मैग्नीट्यूड वहाँ पे स्ट्रांग है, अगर लाइंस की कंसंट्रेशन कम है तो मतलब मैग्नीट्यूड वहाँ पे कम होगा और एरो हेड जो होगी वो आपको डायरेक्शन देगी। ठीक है, तो पहली बात दे आर वेक्टर लाइंस। दूसरी बात, ये लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ये लाइंस कर्व भी हो सकती हैं। तो अगर एक चार्ज होगा, मिसाल के तौर पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है किसी रीजन में या किसी रीजन में सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, तो उस वक्त ये लाइंस जो हैं आपके साथ स्ट्रेट होंगी। लेकिन अगर कम्बिनेशन ऑफ चार्जेस होंगे, किसी रीजन में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है या दो पॉजिटिव है या दो नेगेटिव हैं, तो फिर उस वक्त ये लाइंस कर्व हो जाएंगी। अच्छा, पॉजिटिव के लिए ये लाइंस हम आउटवर्ड ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव के लिए ये लाइंस हम इनवर्ड ड्रॉ करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव के केस में ये सिचुएशन आपके साथ आ जाएगी। वैसे इस पॉजिटिव के केस में कीवर्ड जो यूज़ होता है बार बार दैट इज़ रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव के लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है बार बार दैट इज़ रेडियली इनवर्ड। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी है स्टूडेंट्स वो ये है कि इन लाइंस का जो सोर्स है, जो इन लाइंस का क्रिएटर है वो पॉजिटिव चार्ज है और इन लाइंस का जो सिंक है, जो ईटर है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब ये लाइंस पॉजिटिव से जाती है और किस तरफ जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। अच्छा, चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एरो हेड है ये आपको किसकी डायरेक्शन देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन है जो फोर्स की है और फोर्स की वही डायरेक्शन है जिसमें टेस्ट चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है वो ये है कि आपके साथ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगी कभी। ये इसलिए कि अगर इसने इंटरसेक्शन कर ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो किसी वेक्टर क्वांटिटी बल्कि किसी यूनिक वेक्टर क्वांटिटी के लिए इस बात की इजाज़त नहीं है। तो ये आपके साथ क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हो गई और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहाँ पे डिस्कस हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डिफिनीशन है कि इट इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया विच इज़ हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट। तो मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इसके सामने हमने एक यूनिट एरिया रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसकी दूसरी डिफिनीशन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, और यहाँ से इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी आता है ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा। ठीक है, एरिया वेक्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, ये एरिया ही होता है लेकिन इसके साथ हम एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन अटैच कर लेते हैं तो फिर उसको एरिया वेक्टर कहा जाता है। फार्मूला के लिहाज से 3 फैक्टर्स हैं, ई, ए और थीटा, और ग्राफ्स जो है आपके साथ ई का ए के साथ जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, ई का फ्लक्स का ई के ए के साथ स्ट्रेट लाइन, फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ स्ट्रेट लाइन और फ्लक्स का जो है वो थीटा के साथ कॉस थीटा का ग्राफ होगा इस तरह। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम बात करें कि फ्लक्स जो होगा वो ज़ीरो कब होगा, फ्लक्स जो है ज़ीरो कब होगा, तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें, ये पॉइंट देखें और ये पॉइंट देखें, इन पे फ्लक्स ज़ीरो होगा। मतलब अगर ए ज़ीरो हो, ई ज़ीरो हो या थीटा 90 हो या फिर 270 हो तो फिर फ्लक्स ज़ीरो होगा। फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा स्टूडेंट्स, इस रीजन में फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब थीटा 0-90 के दरमियान हो या 270 और 360 के दरमियान हो। फ्लक्स नेगेटिव किस वक्त होगा स्टूडेंट्स, इस रीजन में नेगेटिव होगा क्योंकि ये आपके साथ
एक्स एक्सिस से नीचे है, तो नेगेटिव तब होगा जब थीटा 90 और 270 के दरमियान हो। अच्छा, ये भी याद रखें कि 0 पे पॉजिटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी होगा, 180 पे नेगेटिव के साथ साथ मैक्सिमम भी होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, क्लोज सरफेस फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें कि अगर कोई क्लोज सरफेस हो, लेट्स सपोज स्फीयर हो, तो उसमें एंटरिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव लेते हैं और लीविंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो अब मुझे बताएं कि ये क्लोज सरफेस है और इसमें 3 लाइंस इंटर हो रहे हैं और 3 लाइंस लीव कर रहे हैं, तो इसका नेट क्लोज सरफेस फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे आपके साथ 3 लाइंस इंटर करते और 2 लाइंस निकलते, ठीक है, 3 लाइंस इंटर करते लेकिन निकलते 2 लाइंस, तो फिर इसका नेट फ्लक्स जो होता वो नेगेटिव होता। और अगर इसका अपोजिट होता, आपके साथ मिसाल के तौर पे 3 लाइंस इंटर करते और 4 लाइंस निकलते, तो फिर इसका नेट फ्लक्स आपके साथ पॉजिटिव होता। और क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स का जो फार्मूला है E.A, तो उसमें अगर हम E की जगह 1/4πε0 Q/r² लिखते हैं और एरिया की जगह 4πr² लिखते हैं, तो ये 4πr², तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज़ Q/ε0। और Q जो चार्ज होगा वो इसी क्लोज सरफेस के आपके साथ अंदर होगा, तो इसको हम कहते हैं चार्ज इनक्लोज्ड। और यही से जो है फिर गॉस लॉ की स्टेटमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे डिस्कस हो गया है। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो गॉस लॉ है। सबसे पहले हम गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिखेंगे कि द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इन क्लोज, ठीक है। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो आएगा, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज़ 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इन क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, फैक्टर्स जो है गॉस लॉ के मुताबिक क्लोज सरफेस फ्लक्स जो होता है स्टूडेंट्स, ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। 1, चार्ज जो कि उसके अंदर है, और दूसरा ε0। स्टूडेंट्स, ना तो क्लोज सरफेस का साइज़ इम्पॉर्टेंट है ना उसका एरिया इम्पॉर्टेंट है। 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, चार्ज जो कि उसके अंदर पड़ा हुआ है और आपके साथ परमिटिविटी जो कि उस मीडियम की है। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ फॉर सिंगल चार्ज, उसके लिए तो स्टूडेंट्स आप ये डिराइवेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर अ सिंगल चार्ज आप एक स्फीयर लें, उसके बिल्कुल दरमियान में एक चार्ज रखें और उसके लिए साबित करें कि क्लोज सरफेस फ्लक्स किसके इक्वल आता है, चार्ज बाय ε0, और ये चार्ज इसके अंदर है। और फिर फॉर n चार्जेस जो है स्टूडेंट्स Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, उसके लिए फिर हर एक का अलग से फाइंड करके सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें, तो वो भी आसान सा प्रूव है, आप नोट्स में देख लें। गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस हैं जितने, उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स जो स्टेप्स रिक्वायर्ड है वो 4 है, और ये 4 स्टेप्स आपने हमेशा अप्लाई करने हैं जब भी आप गॉस लॉ के ज़रिए इंटेंसिटी फाइंड करना चाहेंगे। सबसे पहला स्टेप, कंसिडर आ क्लोज्ड सरफेस, क्योंकि गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस पे अप्लाई होता है। और चूँकि एरिया उस क्लोज सरफेस का ना शेप इम्पॉर्टेंट है ना उसका साइज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप स्फीयर लेते हैं, चाहे आप क्यूब लेते हैं, चाहे आप क्यूबॉइड लेते हैं, चाहे आप सिलेंडर लेते हैं, चाहे आप प्रिज्म लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने 2 दफ़ा क्लोज सरफेस फ्लक्स फाइंड करना है, 2 दफ़ा।
एक दफ़ा आपने गॉस लॉ यूज़ करना है और दूसरी दफ़ा आपने फ्लक्स की डिफिनीशन यूज़ करनी है ई ए कॉस थीटा, और फिर आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, ये तरीका है इंटेंसिटी फाइंड करने का। गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस हैं हमारे साथ। पहला एप्लीकेशन, इंटेंसिटी इनसाइड एट द सरफेस एंड आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर। दूसरा एप्लीकेशन, इंटेंसिटी फॉर अ सिंगल शीट ऑफ चार्ज। और तीसरा एप्लीकेशन, इंटेंसिटी फॉर ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। स्टूडेंट्स, अगर ये एक स्फीयर है और ये स्फीयर हमारे साथ पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज हो गया है और ये स्फीयर कंडक्टर है, ये क्या है? कंडक्टर है। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि कंडक्टर जो होता है उस पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जबकि इंसुलेटर पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसमें जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है कि हम इसके अंदर इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं, सरफेस पे फाइंड करना चाहते हैं और बाहर फाइंड करना चाहते हैं, ए बी सी। ठीक है। तो उस एप्लीकेशन को हम एक ग्राफ में इन तीनों बातों को समराइज़ कर देते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक इस स्फीयर का डायमीटर है, इसके अंदर इंटेंसिटी 0 होगी। ठीक है। सरफेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और उससे बाहर अगर हम जाएंगे तो फिर इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। अंदर इंटेंसिटी 0 होगी, सरफेस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, बाहर इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी। किस फार्मूला से? रिलेशन विथ आर स्क्वायर से। ठीक है। ये गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है। और अगर इसको हम थोड़ा सा इस गॉस लॉ के एप्लीकेशन को पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूला से रिलेट करें तो हमें पोटेंशियल का पता भी विथ रेडियस चल जाता है कि जब तक इंटेंसिटी 0 होगी तो पोटेंशियल तब तक कांस्टेंट होगा, और जब इंटेंसिटी डिक्रीज़ करेगी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज़ करेगा, लेकिन पोटेंशियल सिंपल इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के साथ डिक्रीज़ करेगा। मतलब जब इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज़ होगी तो पोटेंशियल सिर्फ हाफ हो जाएगा। जब इंटेंसिटी 9 टाइम्स डिक्रीज़ होगी तो पोटेंशियल सिर्फ 3 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि क्या एक एक इंसुलेटर का, क्या हम एक इंसुलेटर का जो पोटेंशियल होता है, स्फीयर इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में ये होता है कि उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट नहीं होती। ठीक है। तो क्या उसको हम एक टेस्ट चार्ज के पोटेंशियल के साथ कंपेयर कर सकते हैं? क्या वो दोनों सेम होते हैं या नहीं होते? तो देखें, अगर हम दोनों का ग्राफ बनाएं, पॉइंट चार्ज का और स्फीयर का, तो पॉइंट चार्ज का ग्राफ जो होता है उसके पोटेंशियल का फॉर्मूला है KQ/R, तो वो हमेशा इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी रखता है पॉइंट चार्ज। ठीक है। जब आप इससे दूर जाएंगे और डिफरेंट पॉइंट्स पे आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वो डिक्रीज़ होता जाएगा। लेकिन इंसुलेटिंग स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है स्टूडेंट्स, उसमें याद रखें कि वो रेडियस तक, लेट्स सपोज ये रेडियस है, वो रेडियस तक इंक्रीज़ करता है। सबर करें, ये रेडियस तक वो इंक्रीज़ करता है और रेडियस के बाहर फिर डिक्रीज़ करता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है कि रेडियस तक दोनों के ग्राफ्स डिफरेंट है, तो ये दोनों हम एक जैसे कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन रेडियस के बाद फिर दोनों के ग्राफ सेम हैं तो फिर हम इसको एक जैसे कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके उस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन है कि अगर हम एक सिंगल शीट ऑफ चार्ज ले लें, ठीक है,
तो फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और अगर हम एक पॉजिटिव शीट ले लें और एक नेगेटिव जिसको हम आगे जाके कैपेसिटर कहेंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, और इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। और ये दोनों फील्ड्स जो हैं ये यूनिफॉर्म फील्ड्स हैं, ये रेडियस पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इसके जो फील्ड लाइंस होंगे वो इक्वली स्पेस्ड होंगे और यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी पे डिपेंड, सेपरेशन पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए ये बात याद रखें कि यहाँ इंटेंसिटी और यहाँ इंटेंसिटी और यहाँ इंटेंसिटी हर जगह पे सेम होगी, क्योंकि ये वेरिएबल फील्ड नहीं है, ठीक है। इसकी डिराइवेशंस बड़ी सिंपल है, आपने हर एक क्वेश्चन पे, हर एक पार्ट पे ये 4 स्टेप्स अप्लाई करने हैं, और आखिर में कंपैरिजन से आपके साथ फार्मूला आ जाता है। डिराइवेशंस को एक दफ़ा नोट्स में देख लें, वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे चैप्टर 1 के नोट्स। और ये आपके इस चैप्टर का जो है बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है वो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे है। स्टूडेंट्स, आपके साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक दफ़ा फर्स्ट ईयर में भी आता है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। ये लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन आ जाएगी कि द वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। वर्क बाय ब्रिंगिंग इट फ्रॉम infinity to a point in a field, ठीक है। ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन है। चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन क्या होगी? वर्क बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द फील्ड। जब दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर हो तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और जब एक इन्फिनिटी हो और एक फील्ड के अंदर हो तो फिर आपके साथ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है KQ नॉट बाय R स्क्वायर, लेकिन इसमें माइनस भी लगता है क्योंकि हर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। और इसका वो सुपरपोजिशन वाला प्रूफ है जो आप ऑलरेडी जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में वो प्रूफ कर चुके हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रूफ है। तो इसकी डिराइवेशन जो है वो आपको मैं उम्मीद करता हूँ आती होगी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वो -KQ/R बन जाता है। ये Q0 उससे कैंसल आउट हो जाता है। स्टूडेंट्स, याद रखिए ये बात कि पोटेंशियल एनर्जी में सोर्स चार्ज भी इन्वॉल्व है, टेस्ट चार्ज भी इन्वॉल्व है, जबकि पोटेंशियल में सिर्फ़ और सिर्फ क्या इन्वॉल्व है? सोर्स चार्ज इन्वॉल्व है, इसमें टेस्ट चार्ज इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। इसका यूनिट जाउल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जाउल पर कूलम है, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। तो ये इसके डिफरेंसेस हैं, आप इसके डिफरेंसेस जो है वो बता सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड करती है और सोर्स चार्ज पे भी, जबकि पोटेंशियल सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। और एक का यूनिट जाउल है, एनर्जी है, दूसरे का यूनिट जो है वो वोल्ट है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और इसकी कम्बिनेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो कैपेसिटर की डिफिनीशन आ जाएगी। कैपेसिटर की डिफिनीशन है कि ये एक 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और इस डिवाइस का काम जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करना है। स्टूडेंट्स, याद रखें, कैपेसिटर चार्ज को स्टोर नहीं करता, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। अगर आप देखें तो कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव है,
तो नेट चार्ज तो कैपेसिटर का ज़ीरो हो गया। तो कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है अगर हम सिंगल प्लेट की बात करें। अगर हम एज अ होल कैपेसिटर की बात करें तो वो चार्ज को स्टोर नहीं करता, वो एनर्जी को स्टोर करता है। और यही इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक सिंपल कैपेसिटर किस तरह बनता है? आप दो कंडक्टिंग प्लेट्स लेते हैं और उससे दो टर्मिनल्स निकाल लेते हैं, और दरमियान में जो ये वॉल्यूम है इसमें वैक्यूम भी हो सकता है और इसमें कोई इंसुलेटर भी हो सकता है, और उस इंसुलेटर को फिर हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, और उस इंसुलेटर के एप्सिलॉन आर को फिर हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपने सिंपल कैपेसिटर में लिखनी है। एप्लीकेशंस ऑफ कैपेसिटर स्टूडेंट्स बहुत सारी हैं। ठीक है, एक इसकी बेसिक एप्लीकेशन तो क्या है? इसकी बेसिक एप्लीकेशन स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, अच्छा ये जो है आपने अक्सर बाइक्स पे देखा होगा, उस पे लिखा होता है CDI। ठीक है, CDI कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। ठीक है, ये भी एक कैपेसिटर की एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के ज़रिए होता ये है कि एक चार्ज कैपेसिटर को हम डिस्चार्ज करके किसी सर्किट को इनिशिएट करते हैं, उसकी वजह से वो पूरा सर्किट ऑन हो जाता है। और ये एप्लीकेशन CDI की जो है ये यूज़ हुई है आपके साथ कैमरा के फ्लैशेस में भी ये यूज़ होती है, गाड़ी के वाइपर्स में भी ये यूज़ होती है। ये बाइक को जब हम किक करते हैं और पूरा उसका जो सर्किट है वो ऑन हो जाता है, इसको भी CDI कहा जाता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर का एक एप्लीकेशन ये भी है कि ये DC करंट को ब्लॉक कर देता है। ये DC करंट को अलाउ नहीं करता जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाए तब। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हैं कि एक रास्ते से करंट ना गुज़रे DC करंट, तो आप उस रास्ते में एक चार्ज कैपेसिटर लगा दें तो उससे करंट नहीं गुज़रेगा। तो ये करंट बाईपासर भी है, ये पाथ बाईपासर भी है। और हम चैप्टर 15 में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर का एक फ़ायदा ये भी है कि ये करंट और वोल्टेज में 90 डिग्रीज़ का फेज़ डिफरेंस ले आता है। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के बहुत से एप्लीकेशंस हैं। लॉ ऑफ कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? लॉ ऑफ कैपेसिटेंस स्टूडेंट्स ये है कि कैपेसिटर जो है, अच्छा सबसे पहले इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ लेते हैं। लेट्स सपोज आपके साथ एक दो प्लेट्स हैं और उन दो प्लेट्स को आपने कनेक्ट कर दिया है किसके साथ? बैटरी के साथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, और बैटरी मिसाल के तौर पे कितनी है? 10 वोल्ट। अब ये बैटरी चार्ज देना शुरू कर देगी। आप सोचें कि पहले साइकिल में 5 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो मतलब यहाँ 5 पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे और ये आगे नहीं जा सकते। अब इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, 5 नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट हो जाएंगे और 5 पॉजिटिव चार्जेस रिपेल हो जाएंगे, और वो जो 5 पॉजिटिव चार्जेस रिपेल होंगे वो आपके साथ नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे। तो पहले साइकिल में आपके साथ चार्जेस गए, पॉजिटिव प्लेट पे भी स्टोर हो गए, नेगेटिव प्लेट पे भी, जिस पे उसका पोटेंशियल बन गया 5 वोल्ट फॉर एग्ज़ाम्पल। अब दूसरे साइकिल में जो चार्ज जाएगा स्टूडेंट्स, वो 5 कूलम या 5 एम्पेयर का नहीं होगा, वो 3 एम्पेयर का करंट होगा। इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो कैपेसिटर के प्लेट पे ऑलरेडी जो पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया है वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। दूसरा, ये पहले 10 वोल्ट और ये 0 था, अब ये 5 वोल्ट हो गया है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट हो गया है, डिक्रीज़ हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ करंट भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट साइकिल में 3 पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे, वो 3 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से 3 एम्पेयर का पॉजिटिव करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये चार्जिंग का तरीका है। इसमें एक ख़ास बात याद रखें कि चार्जिंग में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरी ख़ास बात याद रखें, कैपेसिटर की चार्जिंग डिक्रीजिंग करंट से होती है, ये कांस्टेंट करंट से नहीं होती। तीसरी ख़ास बात याद रखें, जब ये पोटेंशियल 10 वोल्ट तक पहुंच जाएगा, मतलब बैटरी के पोटेंशियल जितना हो जाएगा, तो फिर वो DC करंट स्टॉप हो जाएगी
और फिर हम कहेंगे कि वो कैपेसिटर 100% चार्ज हो गया है। तो ये इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है। स्टूडेंट्स, इसमें आपने एक बात पे गौर किया कि जितना कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ रहा है वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी को हम लॉ ऑफ कैपेसिटेंस कहते हैं कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और फिर हम इसमें कांस्टेंट लगा देते हैं Q इज़ इक्वल टू CV। इसके ग्राफ्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटीज़, इसकी 3 प्रोपोर्शनैलिटीज़ होंगी और 3 ग्राफ्स होंगे, वो आप बना सकते हैं। कैपेसिटेंस किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कैपेसिटेंस चार्ज या कैपेसिटर की वो एबिलिटी है जिसमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। इसका जो डिफिनीशन है वो Q/V हो जाएगी, और इसके SI यूनिट को हम फेरेड कहते हैं। फेरेड बहुत बड़ा यूनिट है, कमर्शियली माइक्रो फेरेड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस वैक्यूम में जो है वो क्या है, उसका फार्मूला है A/0/D, और कैपेसिटेंस जो मीडियम में है उसका फार्मूला है A/0/R/D। मतलब ये हुआ कि मीडियम कैपेसिटेंस को बढ़ा देता है, और रिलेशन जो इन दोनों का होगा वो C मीडियम इज़ इक्वल टू R इंटू C वैक्यूम है, ठीक है। ये इनके दरमियान रिलेशन है। अब कैपेसिटेंस मीडियम की वजह से क्यों बढ़ जाती है, उस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। वो अगले लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे साथ डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी कम्बिनेशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। हम कैपेसिटर की 2 कम्बिनेशंस कर सकते हैं, सीरीज़ और पैरेलल। सीरीज़ में हम कैपेसिटर्स को इस तरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको कभी कभार MCQs में एंड टू एंड कनेक्शंस भी कहते हैं, और पैरेलल में हम कैपेसिटर को इस तरह कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको कभी कभार MCQs में साइड बाय साइड जो है वो कम्बिनेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट, सीरीज़ कम्बिनेशन की पहचान ये होती है कि उसमें करंट का पाथ सेम होता है, जबकि पैरेलल कम्बिनेशन की पहचान ये होती है कि उसमें करंट स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो ये उसकी पहचान है। अच्छा, सीरीज़ कम्बिनेशन में जो चार्ज बैटरी से निकलेगा, जो चार्ज Q1 पे स्टोर होगा, जो Q2 पे स्टोर होगा, जो Q3 पे स्टोर होगा, सब सेम होगा। जबकि पैरेलल में बैटरी का पोटेंशियल कैपेसिटर 1 का, कैपेसिटर 2 का और कैपेसिटर 3 का पोटेंशियल सब सेम होगा। सीरीज़ में चार्ज सेम होगा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा। सीरीज़ में वोल्टेज स्टूडेंट स्प्लिट करेगा V1, V2 और V3, और इसीलिए हम कहते हैं कि हर सीरीज़ कम्बिनेशन पोटेंशियल डिवाइडर होता है, वो वोल्टेज को स्प्लिट करता है। अच्छा, ये जो स्प्लिट होगा ये इक्वली भी हो सकता है, अनइक्वली भी हो सकता है। और किसके मुताबिक ये स्प्लिट होगा? ये वोल्टेज स्प्लिट होगा आपके साथ कैपेसिटेंस के मुताबिक, ठीक है जी, बिल्कुल। वोल्टेज जो है वो स्प्लिट होगा कैपेसिटेंस के मुताबिक, लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी के साथ। तो जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उस पर कम वोल्टेज जाएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर ज़्यादा वोल्टेज जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा के लिए ट्रू होगी, जिसको हम KVL कहते हैं, कि इन तीनों का सम हमेशा इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, यहाँ चार्ज स्प्लिट होता है, और इक्वली भी स्प्लिट हो सकता है, अनइक्वली भी स्प्लिट हो सकता है। किसके मुताबिक चार्ज स्प्लिट होगा? कैपेसिटेंस के मुताबिक होगा। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उस रास्ते की तरफ ज़्यादा चार्ज जाएगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम उस रास्ते की तरफ कम चार्ज जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा के लिए ट्रू है, जिसको हम KCL कहते हैं, और इन तीनों का सम हमेशा Q के इक्वल होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, सीरीज़ में जो कैपेसिटेंस होती है उसकी C इक्विवेलेंट के लिए 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ये फार्मूला यूज़ होता है, जबकि पैरेलल के लिए C इक्विवेलेंट = C1 + C2 + C3 ये फार्मूला यूज़ होता है। मतलब सीरीज़ में C इक्विवेलेंट जो है वो C1 से भी कम हो जाता है, C2 से भी कम हो जाता है, C3 से भी, जबकि पैरेलल में
C1 से भी बढ़ जाता है, C2 से भी बढ़ जाता है और C3 से भी बढ़ जाता है। तो सीरीज़ में चार्ज स्टोरिंग या एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, पैरेलल में एनर्जी स्टोरिंग एबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमने कम्बिनेशंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर के लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, कैपेसिटर, पोलराइजेशन, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टाइम। इसमें कुछ चीज़ें तो उस पिछले लॉन्ग क्वेश्चन की रिपीट हुई है, तो वो तो रिपीट जो है वो उसी तरह आप कर लेंगे। हम इसको अब पोलराइजेशन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन जो है ये वो रीज़न है, अगर आपसे मतलब क्वेश्चन किया जाए कि मीडियम के लगाने से ये कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है, मीडियम के लगाने से कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाती है, तो इसका मेन रीज़न जो है आपने क्या आंसर करना है, इसका मेन रीज़न है पोलराइजेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम इसको पोलराइजेशन के टॉपिक को एक टेबल में जो है डिस्कस करते हैं, और ये टेबल आपके MDCAT पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पॉर्टेंट टेबल है, और इसमें हम सिर्फ कैपेसिटेंस की बात नहीं करेंगे, हम और भी इसमें बहुत से फैक्टर्स को देखेंगे कि उन पे क्या असर पड़ता है, और ये बात हम दो सिचुएशंस में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम कैपेसिटेंस को भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देखेंगे, वोल्टेज को भी देखेंगे, चार्ज को भी देखेंगे और पोटेंशियल एनर्जी को भी देखेंगे, ठीक है। और एक ये केस है कि एक कैपेसिटर है, वो हमने चार्ज कर दिया है लेकिन फिर उसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया है, और दूसरा वो केस है कि एक कैपेसिटर है, वो चार्ज हो गया है लेकिन अभी तक वो बैटरी से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके दरमियान अब हम क्या रखने वाले हैं, इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक रखने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों केसेस में देखेंगे कैपेसिटेंस, तो स्टूडेंट्स दोनों केसेस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन एक बात याद रखें कि जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो चार्ज हमेशा सेम रहेगा, जब बैटरी कनेक्ट होगी तो वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखें। क्योंकि जब तक बैटरी कनेक्ट होगी कैपेसिटर का वही वोल्टेज होगा जो उस बैटरी का है, और जब बैटरी कनेक्ट नहीं होगी तो चार्ज को फ्लो करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर चार्ज सेम होगा, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट सबसे पहले इसको टेबल को कॉलम को ज़रा फिल करते हैं। चार्ज सेम है और कैपेसिटेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब ज़रा इस फार्मूला को देखें, Q = CV। कैपेसिटेंस बढ़ गई है तो वोल्टेज को क्या होना होगा, कम होना होगा, क्योंकि चार्ज सेम है तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब एक दूसरे फार्मूला को देखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है E = V/D। अगर आपके साथ वोल्टेज कम हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 12 CV²। स्टूडेंट्स, C तो बढ़ गया है लेकिन V कम हो गया है, लेकिन V पे स्क्वायर है तो V का इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। ये हमने ये टेबल पोलराइजेशन के लिए फिल कर दिया है। अब ये विथ बैटरी जो है उसके टेबल को देखें। सबसे पहले लेट्स सपोज चले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को देखें, वोल्टेज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या रहेगी, वो भी सेम रहेगी। अब चार्ज को देखें स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को देखें, इस पहले वाले फार्मूला को, ठीक है। पहले वाले फार्मूला को देखें, वोल्टेज जो है वोल्टेज वो सेम है, वोल्टेज सेम है, कैपेसिटेंस बढ़ गई तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, चार्ज भी बढ़ जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी को देखें स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस बढ़ गई है और वोल्टेज सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो ये आपके साथ इस पूरे टेबल में हमने देखा कि पोलराइजेशन के ज़रिए सिर्फ कैपेसिटेंस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वोल्टेज पे, चार्ज पे और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है जब
बैटरी कनेक्ट हो और जब बैटरी कनेक्ट ना हो। तो ये टेबल जो है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये टेबल आपके MD-CAT के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी टेबल है। स्टूडेंट्स, अब आते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन की तरफ। अच्छा, कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर का जो चार्जिंग सर्किट होता है उसको हम कहते हैं RC सर्किट। कैपेसिटर के चार्जिंग सर्किट को क्या कहा जाता है? RC सर्किट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर तो आपने लगाना ही लगाना है, और रेजिस्टर अगर आप लगाएं या ना लगाएं, रेजिस्टेंस का इफ़ेक्ट प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में हमेशा होता है। ठीक है, तो ये आपके साथ क्या है, कैपेसिटर का चार्जिंग सर्किट, उसको हम RC सर्किट कहते हैं। सबसे पहले आते हैं चार्जिंग इक्वेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, चार्जिंग इक्वेशन आपके साथ है Q = Q0 1 - e पावर -t/RC। ठीक है, ये चार्जिंग इक्वेशन है, इसको आपने एज इट इज़ याद करके लिखना है। इसमें Q वो चार्ज है जो स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर है एट टाइम t। Q0 इसमें टोटल चार्ज है। E इसमें एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं, तकरीबन 2.71 होती है। T इसमें टाइम है, और RC ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट। ठीक है, इस RC को क्या कहा जाता है? टाइम कांस्टेंट। इसको टाइम कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? उसके लिए हम इस RC को थोड़ा डायमेंशनली चेक करते हैं। R का यूनिट ओहम है, C का यूनिट फेरेड है। ओहम जो है ये वोल्ट बाय एम्पेयर के इक्वल होता है, फेरेड एम्पेयर बाय कूलम के, सॉरी फेरेड जो है ये आपके साथ कूलम बाय वोल्ट के इक्वल होता है, कूलम बाय वोल्ट। तो ये वोल्ट वोल्ट कैंसिल। अच्छा, कूलम एम्पेयर सेकंड के इक्वल होता है, और नीचे एम्पेयर है तो ये भी कैंसिल। तो स्टूडेंट्स, इससे डायमेंशनली कौन सा यूनिट आया है? RC के प्रोडक्ट से टाइम का यूनिट आया है, तो इसलिए हम इसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, RC की डिफिनीशन क्या है? ये वो टाइम है जिसमें कैपेसिटर 63.2% चार्ज हो जाता है। वो टाइम जिसमें कैपेसिटर 63.2% चार्ज हो जाता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये RC जो होगा स्टूडेंट्स, ये हर सर्किट का डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब मिसाल के तौर पे एक सर्किट है जिसकी कैपेसिटेंस 2 फेरेड है और उसकी रेजिस्टेंस 5 ओहम है, तो इस सर्किट का RC क्या होगा? 10 सेकेंड्स होगा। तो हर सर्किट का RC डिफरेंट होगा, लेकिन ये बात हर सर्किट के लिए सेम होगी कि हर सर्किट जो है ये एक RC के लिए कितना चार्ज हो जाएगा? 63.2% चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह हाफ़ लाइफ का कंसेप्ट है, कुछ मटेरियल्स के हाफ़ लाइफ छोटे होते हैं, कुछ मटेरियल्स के हाफ़ लाइफ बड़े होते हैं, लेकिन हर हाफ़ लाइफ की डिफिनीशन क्या है कि वो टाइम जिसमें 50% ऑफ द एटम्स डीके हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा इसका एक टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स। कंसिडर करें ये एक कैपेसिटर है, वही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 2 फेरेड और 5 ओहम्स, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, और हम चाहते हैं कि इस कैपेसिटर की चार्जिंग हो। ठीक है, तो हमने कुछ टाइम तो देना होगा ना इसे चार्ज करने के लिए, तो उसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि चार्जिंग कहाँ तक हुई है और कितनी रहती है।
ठीक है। सबसे पहले टाइम इज़ इक्वल टू 0, फिर टाइम इज़ इक्वल टू 1 RC मतलब 10 सेकेंड्स, फिर टाइम इज़ इक्वल टू 2 RC मतलब 20 सेकेंड्स, फिर 3 RC, फिर 4 RC, फिर 5 RC, ठीक है। इन वैल्यूज़ पे जो है हम देखते हैं फार्मूला के ज़रिए, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखते हैं कि चार्ज कितना होता है और रिमेनिंग कितना रहता है। फार्मूला आपके साथ ये वाला है। सबसे पहले आप टी में 0 पुट करें तो आपके साथ चार्जिंग 0 होगी और रिमेनिंग 100% होगा, ठीक है। अब आप इसमें टी में 1 पुट करें, 1 RC, तो जब आप 1 RC पुट करेंगे तो वो RC तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके साथ 1 माइनस e⁻⁻1 रह जाएगा। तो इसको ज़रा कैलकुलेटर पे करते हैं, 1 माइनस e⁻⁻1, तो इससे 63.2% आता है, 63.2%। और उसको 100 से माइनस करके 100 से माइनस करेंगे तो क्या 37.8% आता है कि क्या आता है। अच्छा, आप 2 RC पुट करें तो ये 1 माइनस e⁻⁻2 आ जाएगा, तो ये 86.4% आता है और ये आपके साथ हो जाएगा 13.6%। अच्छा, फिर 3 RC करें तो उससे 95% आता है और ये 5% हो जाएगा। फिर 4 RC करें तो उससे 98% आता है और ये 2% हो जाएगा। फिर 5 RC करें तो ये 99.3% आ जाता है और ये 0.7, और बस इसी को फिर हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमने कैपेसिटर को टोटली चार्ज कर दिया है। स्टूडेंट्स, इसमें एक बात पे आपने गौर की कि पहले 10 सेकंड्स में जितनी चार्जिंग हुई है, दूसरे 10 सेकंड्स में उससे कम, तीसरे 10 में उससे कम, तीसरे 10 में उससे कम, आखिर में 10 में उससे कम। तो इसी से ये साबित होता है कि चार्जिंग जो होती है वो डिक्रीजिंग करंट से होती है, ठीक है। और इसका जो आपके साथ ग्राफ बनेगा चार्ज का टाइम के साथ, तो लेट्स सपोज़ ये वो टोटल चार्ज है और ये 1 RC, 2 RC, 3 RC, 4 RC, तो 1 RC पे 63%, 2 RC पे उससे ज़्यादा, 3 RC पे, 4 RC पे उससे ज़्यादा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये आपको करंट देगा और आप देख रहे हैं स्लोप डिक्रीजिंग है, तो मतलब करंट भी क्या होगी, वो भी डिक्रीजिंग होगी। तो ये चार्जिंग इक्वेशन की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग इक्वेशन की। तो स्टूडेंट्स, डिस्चार्जिंग इक्वेशन Q इज़ इक्वल टू Q0 e⁻⁻t/RC है, जिसमें Q जो है ये अब उस चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता जो निकल गया है। Q रिप्रेजेंट करेगा उस चार्ज को जो अभी तक कैपेसिटर पे मौजूद है। Q0 जो है ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल चार्ज को और T जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और RC क्या होगा, टाइम कांस्टेंट होगा। और इसके लिए भी आप वही टेबल बना सकते हैं, सिर्फ इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपको पता चल जाएगा कि कितना चार्ज रहता है और कितना चार्ज जो है वो क्या हो गया है, वो आपके साथ इसमें यही टेबल बनेगा। लेकिन इसमें ये होगा कि आपके साथ पहले टाइम में 100% चार्ज रहता होगा और 0% डिके हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। फिर एक टाइम कांस्टेंट के बाद इतना चार्ज रह जाएगा और इतना चार्ज निकल जाएगा। दूसरे टाइम कांस्टेंट के बाद इतना रह जाएगा और इतना निकल जाएगा। तो यही बिल्कुल इसी तरह का टेबल होगा। 5 RC के बाद 0.7 रह जाएगा और 99.3% निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपके साथ जो है चैप्टर नंबर 1 के हमने 7 लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। इनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। उन नोट्स के साथ इस लॉन्ग क्वेश्चन को एक दफ़ा देख लें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इन लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करने के लिए। अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1 जो है सिंपल सा न्यूमेरिकल है। आपको आयरन न्यूक्लियस का चार्ज गिवन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है, फोर्स भी गिवन है। आपको फोर्स मालूम करना है तो स्टूडेंट सिंपल कूलम्स लॉ अप्लाई करके
फोर्स मालूम कर लें। न्यूमेरिकल नंबर 2 में आपसे कहा गया है कि 3 चार्जेस हैं और उन 3 चार्जेस को एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पर रखा गया है जिसकी हर लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और आपसे कहा गया है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन 4 माइक्रोकूलम। तो स्टूडेंट्स ज़रा इस डायग्राम को देखें, ये जो Q1 है ये इस 4 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, और ये जो Q2 है ये इस 4 माइक्रोकूलम को अट्रैक्ट करेगा। तो वो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप F1 और F2 को फाइंड करें। F1 इज़ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3, while F2 is the force between Q2 and Q3। और एक दफ़ा ये फोर्सेस आ जाएं तो स्टूडेंट्स इन फोर्सेस में 120 का एंगल है, और फिर वेक्टर्स में आपने एक फार्मूला पढ़ा था, उसे यूज़ करके आप इन दोनों का नेट रिज़ल्ट फाइंड कर सकते हैं, जो कि है F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा अंडर द रूट। ठीक है, तो 3 फार्मूलाज के ज़रिए आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको कहा गया है कि आपके साथ 2 चार्जेस हैं, Q1 और Q2। Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 नेगेटिव चार्ज है, और आपने इनके दरमियान इंटेंसिटी का नेट रिज़ल्ट फाइंड करना है। ठीक है, और फिर फोर्स भी फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी 1 के लिए ये फार्मूला, इंटेंसिटी 2 के लिए ये फार्मूला, लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि जो रेडियस आपने पुट करना है वो गिवन को 2 पे डिवाइड करना होगा। ठीक है, और फिर इंटेंसिटी जब ये दोनों आ जाएं तो इंटेंसिटी नेट फाइंड करने के लिए आप दोनों को ऐड कर देंगे, और फिर वो इंटेंसिटी नेट यहाँ पे पुट करके फोर्स भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 4 में आपसे कहा गया है कि 2 चार्जेस हैं, Q1 छोटा चार्ज है, Q2 जो है वो बड़ा चार्ज है। तो हम इस छोटे चार्ज को टेस्ट नाम दे देते हैं, बड़े चार्ज को सोर्स नाम दे देते हैं। पहले इनका डिस्टेंस क्या था? पहले इनका डिस्टेंस 12 था, फिर हमने टेस्ट चार्ज को मूव किया तो इसका डिस्टेंस क्या बन गया? 8 बन गया। ठीक है, और आपसे क्या मांगा है स्टूडेंट्स? आपसे वर्क मांगा है। वर्क के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, वर्क इज़ इक्वल टू Q0 VB माइनस VA। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स? VA फाइंड करना है। VA का फार्मूला है KQ/R, लेकिन R में 8 यूज़ करेंगे। फिर हमने, बल्कि चलें इस पॉइंट को A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं, तो R में हम क्या यूज़ करेंगे? 12। फिर दोबारा KQ/R, लेकिन इस दफ़ा R में हम 8 यूज़ करेंगे, पहली दफ़ा R में हम 12 यूज़ करेंगे। तो VB भी आ जाएगा, VA भी आ जाएगा। टेस्ट चार्ज जो है वो ये वाला चार्ज है Q1, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे और उससे वर्क भी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नंबर आपके साथ 5 था। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहा गया है कि एक स्फीयर है जिसको हमने चार्ज कर दिया है, आप जो है, और उस स्फीयर का रेडियस भी आपको गिवन है 0.5। आपसे कहा है स्फीयर के अंदर पोटेंशियल फाइंड करें, सरफेस पे फाइंड करें और बाहर फाइंड करें, जो कि ये 0.3 है और ये बाहर का डिस्टेंस 0.5 है, और चार्ज भी आपको गिवन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम सरफेस पे फाइंड कर लेते हैं। सरफेस पे फार्मूला क्या है? KQ/R, और इससे जो आंसर आएगा वो इस अंदर के लिए भी वही होगा, क्योंकि हमने लेक्चर में बात की थी कि पोटेंशियल जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का सरफेस से सेंटर तक सेम रहता है। और फिर ये फार्मूला यूज़ करेंगे दोबारा KQ/R, लेकिन अब R में हम क्या यूज़ करेंगे? 0.5। पहले R में हमने क्या यूज़ किया था? 0.3 यूज़ किया था। तो ये आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है। आपको कैपेसिटर गिवन है, आपको V1 जो कि नेगेटिव पोटेंशियल है वो भी गिवन है, पॉजिटिव पोटेंशियल मालूम करना है, टेस्ट चार्ज भी गिवन है 2 कूलम, और वर्क भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला है वर्क इज़ इक्वल टू टेस्ट चार्ज V2 माइनस V1, या चेंज इन पोटेंशियल। इस फार्मूला से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7
इंटेंसिटी और पोटेंशियल गिवन है, डिस्टेंस मालूम करना है, फार्मूला है V इज़ इक्वल टू ई डी का। ठीक है, तो यही इसमें स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे, न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। MCQs के साथ ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स के एक दफ़ा हम 10 लेक्चर्स में ये तमाम जो है चैप्टर्स कंप्लीट कर लें, तो उसके बाद एक लेक्चर में हम इन तमाम चैप्टर के MCQs भी कर लेंगे और साथ में पास्ट ईयर 5 पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं उसके MCQs भी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर के साथ आज का लेक्चर हमारा वाइंड अप होता है। ये लेक्चर भी आपके साथ शेयर हो जाएगा और इसके नोट्स भी आपके साथ शेयर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिए और अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।